नमस्कार साथियों, मैं सौरभ थपलियाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं वन दरोगा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बायोलॉजी वन दरोगा सिलेबस के अंतर्गत जो बायोलॉजी है वो बायोलॉजी वाला सेगमेंट कवर करेंगे। बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई या मैं कहूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अगर हम जीवन की मौलिक इकाई की बात करें या आपसे पूछा जाए कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो ऐसे में आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई जीवन की मौलिक इकाई तो कोशिका है। यानी ये जो संपूर्ण चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कि कोशिका क्या है, कहाँ से ये शब्द हमारे पास आता है, या इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, इसे परिभाषित किसने किया था, या अलग अलग चरणों में इसकी व्याख्याता किस वैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पर किस प्रकार से की है। अगर हम बात करें कोशिका की, तो कोशिका को सबसे पहले कहा जाता है कि 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई। कोशिका के बारे में सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने ही लगाया। रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की छाल को लिया था। कॉर्क की छाल अगर मैं बोलूँ यानी पेड़ की एक छाल को इन्होंने लिया और उस पेड़ की छाल को इन्होंने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी से देखना शुरू किया। जब इन्होंने अपने ही बनाए सूक्ष्मदर्शी से इस पेड़ की छाल को देखा तो ये पेड़ की छाल कुछ इस प्रकार की दिखी, जैसे मधुमक्खी का छत्ता हमारे पास होता है, और वो मधुमक्खी के छत्ते में हम लोग जानते हैं कि इस प्रकार से इसमें मधुमक्खी का छत्ता ये, और इसमें छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, छोटे छोटे कमरे टाइप के बने होते हैं। ये जो छोटे छोटे कोष्ठ हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ से मधुमक्खियाँ निकलती हैं, मधुमक्खी के छत्ते में आपने देखा होगा। इस प्रकार से ही इन्हें पेड़ की छाल दिखाई गई जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से उस पेड़ की छाल को देखा। इन छोटे छोटे कमरों को कोष्ठ कहा गया, कोष्ठ, और इन्हीं छोटे छोटे कणों को कहा गया कोष्ठ यानी कि कोशिका। यही रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कहा कि ये जो छोटे छोटे कण हैं यही कोशिका हैं, और सभी जंतु हो, पादप हो, मानव हो, सभी किससे मिलकर के बने हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हैं। हालांकि कोशिकाएं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन जो भी हो यहाँ पर हमें फिलहाल इतनी चीज़ों को समझना है। रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। कॉर्क की छाल इन्होंने ली, यानी पेड़ की छाल ली। जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसके अंदर इन्हें मधुमक्खी के छत्ते टाइप की ये संरचना दिखाई दी, जिसके अंदर छोटे छोटे कमरे टाइप के थे, और इन कमरों को इन्होंने बोल दिया कि ये कोशिका है। अगर बात करें हम कोशिका की कि कोशिका क्या होती है या किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, तो कोशिका में आपको एक मुख्य बात ध्यान रखनी है कि कोशिका है क्या या किस किस चीज़ से मिलकर के कोशिका बनी होती है। कोशिका किसको कहेंगे हम लोग? मान लो ये हमारे पास एक सेल है, सेल यानी कोशिका, कोशिका यानी सेल, है ना। मान लो हमारे पास ये एक कोशिका है, और इस कोशिका का जो ये मध्य भाग होता है, इस मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं केंद्रक, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं न्यूक्लियस। इसका जो ये आपको बाहरी आवरण दिख रहा है, इस बाहरी आवरण को हम लोग बोल देते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और कोशिका के अंदर आपको ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है, दरअसल ये रिक्त स्थान नहीं है, इस रिक्त स्थान में द्रव्य भरा होता है, और इस द्रव्य को हम लोग बोल देते हैं साइटोप्लाज्म इंग्लिश में, और हिंदी में इसी को बोल देते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ये जो बीच का रिक्त स्थान था, इसमें रिक्त स्थान दरअसल ये है नहीं, यहाँ एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अभी इतनी चीज़ें समझ ली, कोशिका क्या होती है, किसने खोजी सबसे पहले। आगे अगर हम कोशिका की जानकारी के संबंध में समझें कि किस किस वैज्ञानिक ने क्या क्या चीज़ें पता लगाई, तो रॉबर्ट हुक के बाद हमारे पास नाम आता है ल्यूवेनहक का। ल्यूवेनहक नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने
1674 में 1674 में तालाब के जल लिया और तालाब के जल को जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो सबसे पहले जीवित कोशिका का इन्होंने अध्ययन किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा किया गया तो ल्यूवेनहक के द्वारा सर्वप्रथम कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा किया गया तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का अध्ययन किया गया। अगर आगे मैं बात करूं कि कोशिका के विकास के क्रम में ही, तो कोशिका के क्रम में आगे तुम्हें ध्यान रखना है सन हमारे पास 1831 का 1831, ये जो हमारे पास ईयर है 1831 थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। थोड़ा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के व्यक्ति ने, रॉबर्ट ब्राउन नाम के जीव वैज्ञानिक ने, इन्होंने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। जो हमने मध्य भाग जिसे हमने न्यूक्लियस कहा, उस केंद्रक का पता 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लगाया गया। यहाँ तक 2-3 वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पता चल गई अभी तक पता चल गया कि भाई जो कोशिका है उसकी सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की छाल पर अध्ययन किया जिससे इन्हें कोशिका के बारे में पता चला। ठीक है, उसके बाद ल्यूवेनहक हमारे पास पहले जीव वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया। आगे चल करके 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के जीव वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया। इन 3 चीज़ों को हमने क्रमवार तरीके से ध्यान रखना है। खासकर एनसीईआरटी के जो कॉलम होते हैं, एनसीईआरटी के कॉलम से अक्सर चीज़ें पूछ ली जाती है, तो एनसीईआरटी कॉलम्स की एक भी चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे। पीछे भी हमने सभी चीज़ों को कवर किया है। आगे अगर हम इसमें चलें तो हमारे पास इसी कोशिका की खोज के क्रम में एक आगे जीव वैज्ञानिक आते हैं। उन्होंने इसी कोशिका की खोज के क्रम में, मैं यहाँ नाम लिख दूँ, J.E. पुरोकंज। J.E. पुरोकंज नाम के ये जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1839 के अंतर्गत 1839 के अंतर्गत इन्होंने कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंतर्गत जो द्रव्य होता है उन्हें कोशिका द्रव्य का पता लगाया। वो वैज्ञानिक कौन थे? तो J.E. पुरोकंज थे, जिन्होंने कोशिका के अंतर्गत कोशिका द्रव्य का पता लगाया, उस जीव तरल पदार्थ का पता लगाया जो कोशिका के अंदर, मैंने बताया था आपको कि वो तरल पदार्थ होता है। और उस तरल पदार्थ को, जिस तरल पदार्थ का इन्होंने पता लगाया था, उस तरल पदार्थ को इन्होंने नाम दे दिया जीव द्रव्य। यानी मैंने आपको बताया था कि कोशिका के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, उसके बाहरी आवरण पर हमारे पास, ये मैंने कोशिका बताया था, इसके बीच का भाग केंद्रक, और यहाँ होता है द्रव्य भरा हुआ, एक प्रकार का द्रव्य होता है। ये एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इसका पता J.E. पुरोकंज नाम के वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था, 1839 में लगाया गया था। इन्होंने इस तरल पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। ये ध्यान रखना, यहाँ से आपके पास पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। जीव द्रव्य नाम के बाद अगर हम आगे कोशिका की खोज में क्रमवार तरीके से चलें तो थोड़ा सा और आगे जाने पर हमें 2 जीव वैज्ञानिकों के नाम और मिलते हैं। और उन 2 जीव वैज्ञानिकों के नाम, एक का नाम एम स्लीडन और दूसरे हमारे पास जो वैज्ञानिक आ जाते हैं उनका नाम है टी स्वान। ये जो 2 वैज्ञानिक थे, एम स्लीडन और टी स्वान, 1838 और 1839, इन दोनों ने एक सिद्धांत दिया कोशिका के संबंध में। वो सिद्धांत कहलाता है कोशिका सिद्धांत। ये दोनों जीव वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को हम लोग कह देते हैं कोशिका सिद्धांत। अब बात को समझना, यहाँ पर कोशिका सिद्धांत क्या है, क्या कहा था एम स्लीडन और टी स्वान ने। एम स्लीडन और टी स्वान ने कहा कि जितने भी जीव हैं, पादप हैं, मनुष्य हैं, वे सभी एक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के ही बने होते हैं। और जो जीव होते हैं उनमें
विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण भी किया जाता है उनका कोशिका के आधार पर। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, जैसे एक कोशिकीय जीव में हमारे पास अमीबा आ जाता है या उसी में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, वो एक कोशिकीय जीव हो गया। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य बहुत सारी कोशिकाओं के द्वारा बना होता है, जैसे रक्त कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका, बहुत सारी कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए मनुष्य बहुकोशिकीय जीव हो गया। या कुछ बहुत कम होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। आगे हम पूरे चैप्टर में उन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे कोशिका सिद्धांत के बाद अगर हम बात करें कि कोशिका का सिद्धांत क्या था, तो कोशिका का सिद्धांत भाई सभी जीव जंतु मनुष्य कोशिका के ही बने हुए हैं। आगे चल कर के विर्चो नाम के एक हमारे पास जीव वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था विर्चो। विर्चो जीव वैज्ञानिक, ये जो जीव वैज्ञानिक थे इन्होंने 1855 में कोशिका सिद्धांत को थोड़ा और आगे बढ़ाया और थोड़ा इसकी विस्तृत व्याख्या की। इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ा करके इसकी थोड़ा विस्तृत व्याख्या की और इन्होंने बताया कि ये जो कोशिकाएं बनी होती हैं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती है। उतना हम अभी आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को। फिलहाल यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे कि विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, यानी इसकी थोड़ी और व्याख्या इन्होंने की थी। 1940 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, विज्ञान के इतिहास में आपको 1940 का ध्यान रखना है। 1940 में हमारे पास हो गई थी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, और इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका के बारे में विभिन्न अध्ययन किए गए। बहुत सारी बातों के बारे में पता चला हमें, या हमने अलग अलग चरणों में बहुत सारे अध्ययन या बहुत सारे प्रयोग कर करके हमने कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, ये जो हमारे पास इसकी खोज के बाद ही हमने कोशिकाओं का बहुत विभिन्न चरणों में, विभिन्न आयामों में अध्ययन किया। अब बात कर देते हैं इस चैप्टर में भाई कोशिका के बारे में। चलो कोशिका शुरू करते हैं। अब चैप्टर मुख्यतः वैसे शुरू होता है, तो कोशिका अभी तक हमने कोशिका के बारे में पता कैसे चला, उसके थोड़ी सी बैकग्राउंड को समझा। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि भाई कोशिका जो होती है वो सेल होता है, एक छोटा कमरा टाइप का, उसे देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा और उन्होंने ही इसे नाम दिया था। सभी जीव जो हैं वो कोशिका के बने होते हैं। आगे अगर हम बात करें कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिका होती है, ये 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक तो होती है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और एक होती है पादप कोशिका, जंतु कोशिका या पादप कोशिका। बात करें अगर हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका की, जंतु कोशिका किसे कहेंगे या पादप कोशिका किसे कहेंगे, तो पहले पादप कोशिका के मैं कुछ उदाहरण ले लेते हूँ, फिर बात करेंगे हम लोग जंतु कोशिका पर। पादप कोशिका को पहले पढ़ते हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका का इमेज आप इसमें देख पाएंगे। यहाँ पर पादप कोशिका मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ पर। ये इस प्रकार का हमने एक पादप कोशिका का उदाहरण ले लिया। इसमें हम लोग बना देते हैं केंद्रक, ठीक। ये मैंने एक उदाहरण ले लिया। मान लीजिए हमारे पास पादप कोशिका में मैंने इसे ले लिया कि ये प्याज की झिल्ली ले ली मैंने, कि ये हमारे पास जो है ये प्याज की झिल्ली है। पादप कोशिका को जब हमने प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखा तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दी। प्याज की झिल्ली को जब हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जो
हमें आकृति दिख रही है या जो संरचना हमें दिख रही है, ये संरचना ही कोशिका है। और कोशिका, अभी मान लो कि ये हमने ले लिया प्याज की झिल्ली, या मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक और उदाहरण, या मैंने मान लो कि एक पेड़ की पत्ती को मैंने बारीक काटा और उसमें से मैंने बारीक झिल्ली के रूप में जब मैंने उसे देखना शुरू किया तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मुझे एक ऐसी आकृति प्राप्त हुई, इस प्रकार की आकृति प्राप्त हुई। सभी सेल्स जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके मध्य भाग में केंद्रक, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए। मान लो ये मेरे पास है एक पत्ती की झिल्ली, यानी पेड़ के पत्ते की झिल्ली, उसके आवरण को निकाला और एक पतली झिल्ली के रूप में हमने उसे देखा। ये प्याज की झिल्ली, ये पेड़ के पत्ते की झिल्ली। हम पढ़ रहे हैं कोशिका को। कोशिका में मैंने आपको बताया एक तो होता है केंद्रक, एक होता है हमारे पास कोशिका झिल्ली, यही कोशिका झिल्ली है, पूरा आवरण ही कोशिका झिल्ली है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और एक होता है हमारे पास कोशिका में कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली हम लोग इसे कह देते हैं। बात करें अगर हम इसमें, तो ये प्याज की झिल्ली में ये वाला जो भाग है ये केंद्रक है, इसके अंदर का जो ये रिक्त स्थान है ये कोशिका द्रव्य है। यहाँ देखें तो ये केंद्रक है, इसके बीच का ये जो रिक्त स्थान है ये कोशिका द्रव्य है। ये जो बाहर का आवरण है इसे बोल देते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली। ये बाहर का आवरण हमारे पास हो गया कोशिका झिल्ली। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे चीज़ों को। तो ये जंतु कोशिका के कुछ उदाहरण हैं। अगर मैं पादप कोशिका के कुछ उदाहरण बताऊं तो पादप कोशिका के उदाहरण आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास पादप कोशिका के उदाहरण में ये रक्त कोशिकाएँ हो गई, अस्थि कोशिकाएँ हो गई, पेशी कोशिकाएँ हो गई, या हमारे पास वसा कोशिका, अंडाणु, शुक्राणु या तंत्रिका कोशिका। ध्यान रखना ये जो तंत्रिका कोशिका है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो ये सारे डायग्राम आप बना लीजिए जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जीवों का वर्गीकरण कोशिका संख्या के आधार पर। जीवों का वर्गीकरण जीवों का वर्गीकरण कोशिका संख्या के आधार पर। जीवों का जो वर्गीकरण हमने पढ़ना है कोशिका संख्या के आधार पर। भाई कोशिका संख्या के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया था जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास हो जाता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और एक हो जाता है हमारे पास बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ये दो प्रकार के जीव हमारे पास हो जाते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या है हमारे पास, या बहुकोशिकीय जीव क्या है, पहले आपको थोड़ा सा इसे समझना है। इससे पहले हमने पढ़ा कि भाई जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिका हम दो आधार पर पढ़ेंगे, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जंतु कोशिका मैंने आपको बताया है जैसा आपने इमेज में देखा, और पादप कोशिका मैंने आपको बताया कि भाई जैसे प्याज की झिल्ली हो गई या जैसे हमारे पास पेड़ की छाल हो गई, उसमें हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। या केंद्रक कोशिका में मुख्य रूप से हमें देखने को मिलता है जो हमारा खून होता है वो रक्त कोशिकाओं से बना होता है, अस्थि होती है वो उस प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये सारी चीज़ों का हमने अध्ययन किया वहाँ पर। आगे हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जीवों का जो वर्गीकरण है वो कोशिका संख्या के आधार पर।
कोशिका संख्या के आधार पर, यानी कुछ जीव हमारे पास ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका से बने होते हैं, और वरन वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के, जैसे हम ही हैं, मनुष्य स्वयं, मनुष्य बहुकोशिकीय हो गया, हाथी हो गया, चींटी हो गया, सभी बहुकोशिकीय हैं। जबकि एक कोशिकीय में जिनका निर्माण केवल एक कोशिका से होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे हमारे पास अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया। ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, आमतौर पर इन एक कोशिकीय जीव की आयु कम होती है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव की आयु अधिक होती है। इसमें एक कॉमन डिफरेंस हमें ये भी समझना है, एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिका अन्य अलग अलग कोशिकाओं का अलग अलग कार्य होता है। यानी यहाँ पर कोशिका अलग अलग कोशिका हैं तो उनका अलग अलग काम होगा, ये हमें इसमें अभी समझना है। तो संख्या के आधार पर आप समझ गए होंगे। इसमें उदाहरणों में आप लिखोगे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया, एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण में लिखोगे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हो गए। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो गया मनुष्य लिख दो, हाथी लिख दो, चींटी लिख दो, ये सभी बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण हो गए। कोशिका हमने पढ़ा कि 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं। अब उन तीनों चीज़ों को हम लोग एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कोशिका किन 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा कोशिका द्रव्य। पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। ये जो प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली है, इसका अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें इस प्लाज्मा झिल्ली में हमें पढ़नी है या किन किन चीज़ों पर हमें गौर करना है। तो पहले यहाँ पर कोशिका का उदाहरण, एक कोशिका का मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये मान लो हमारे पास एक कोशिका है, हम इस वाले भाग का अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाहरी आवरण का। जो आप इसका बाहरी आवरण देख पा रहे होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। अगर बात करूँ मैं प्रत्येक प्लाज्मा झिल्ली की, तो कोशिकाएं हमें पता है कि एक कोशिकीय जीवों में तो केवल एक ही कोशिका होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हों, ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं से, ऐसे अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो हम लोग एक बात स्पष्ट देख पा रहे होंगे कि ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली अन्य कोशिकाओं को, प्रत्येक कोशिका को अलग अलग करती है। पहली बात आपको प्लाज्मा झिल्ली में लिखनी है कि प्रत्येक कोशिका को अलग अलग करती है। इसका पहला कार्य प्रत्येक कोशिका को अलग अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रत्येक कोशिका को अलग अलग करती है। दूसरी बात भाई, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली दोनों में होती है। प्लाज्मा झिल्ली दोनों में, पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में होती हैं। प्लाज्मा झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होती हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसका जो आवरण होता है, हमारे पास जो कोशिका का आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, ये किससे बना होता है? ये प्लाज्मा झिल्ली पूछा जाएगा आपसे कि बताओ भाई कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है।
प्लाज्मा झिल्ली जो है हमारी, ये प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य, आगे हम लोगों ने अपसरण, परासरण और विसरण भी पढ़ना है, परासरण और विसरण भी पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। वो क्या है? तो हमें यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ पाए होंगे। अब आगे चलेंगे हम लोग, बनी किससे होती है? प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। आगे चलेंगे हम लोग, तो प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ ही पदार्थों को नोट मार के लिख लो इसे, केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर व बाहर जाने देती है। कुछ ही पदार्थों को अंदर और बाहर जाने देती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर, ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली से कुछ ही पदार्थ अंदर जा सकते हैं और कुछ ही पदार्थ बाहर आ सकते हैं। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से वो पदार्थ हैं जो इस झिल्ली के अंदर जा सकते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर जा सकते हैं, और कौन कौन से वो पदार्थ हैं जो इससे बाहर आ सकते हैं, या अंदर बाहर जाने वाले कौन से पदार्थ हमारे पास हैं। ये नोट आपको रख रहे हैं। इसके अलावा अंतिम बात प्लाज्मा झिल्ली में ध्यान रखनी है कि ये जो झिल्ली होती है ये लचीली होती है, यानी मुलायम होती है, मोड़ सकते हैं हम इस झिल्ली को। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? लचीली होती है। अब इसी पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसी पॉइंट पर बात करेंगे हम लोग कि प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर और बाहर जाने देती है। अगर हम बोलें तो यहाँ पर आप पढ़ने वाले हो कि प्लाज्मा झिल्ली से आवागमन पढ़ने वाले हैं आप, प्लाज्मा झिल्ली से आवागमन पढ़ने वाले हैं। तो आवागमन के लिए हमारे पास दो प्रक्रियाएं, एक प्रक्रिया है विसरण, पहले इसे पढ़ लेते हैं। विसरण कौन सी प्रक्रिया है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा कौन सी चीज़ प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जाती है, या कौन सी चीज़ विसरण प्रक्रिया से प्लाज्मा झिल्ली से बाहर आती है, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात यह है कि हमसे बोला गया है, देखो विसरण, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इस प्रक्रिया के तहत, विसरण में तुम्हें एक बात ध्यान रखनी है कि इस प्रक्रिया, विसरण पूछा जाए विसरण क्या है, तो विसरण प्रक्रिया के तहत उच्च गति, पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। यानी विसरण में पदार्थ की जो गति होती है वो गति हमारी कैसी होती है? तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होती है। गुरुजी सांद्रता क्या होती है? तो सांद्रता दूसरे चैप्टर में पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया, कैसे निकालते हैं वो चीज़ें भी बताई है। तो जब पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है तो उसे हम लोग बोल देते हैं, उस प्रक्रिया को बोल देते हैं विसरण। और मान लीजिए कि भाई ये जो हमारे पास कोशिका झिल्ली है, या जो ये हमारे पास सेल है, विसरण प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। विसरण, ये हमारे पास सेल, इस सेल को हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस सेल का बाहरी आवरण मैंने बोला कि ये है भाई प्लाज्मा झिल्ली। ये सेल का जो बाहरी आवरण है ये है प्लाज्मा झिल्ली। और प्रक्रिया कौन सी पढ़ रहे हैं? विसरण। विसरण में क्या कह रहा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी इसके बाहर जो सांद्रता होगी वो अंदर की सांद्रता से अधिक होगी। तो या ऐसे में कौन सी स्थिति होगी? मान लीजिए यहाँ से इसके अंदर जाएंगे कुछ भी चीज़ें और यहाँ से बाहर आएगी, तो क्या विसरण की प्रक्रिया द्वारा कौन सी चीज़ इसके अंदर जा सकती है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो ऐसे में कहोगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही
कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका झिल्ली के आर पार जाते हैं। यहाँ पर अभी आपके पास एक चीज़ आएगी, अति प्रासरण दाब, या फिर हमारे पास प्रासरण दाब विलयन, वो विलयन वाला आएगा, फिर वहाँ पर पता चल जाएगा आपको ये क्या सिस्टम है, सांद्रता क्या होती है, कब कोशिका सिकुड़ जाती है, कब कोशिका समान रहती है और कब कोशिका फूल जाती है इसके अंदर कोई पदार्थ आने जाने से। अभी फिलहाल इतना समझ लो, हमने विसरण की प्रक्रिया पढ़ी। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पदार्थ की गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसी प्रक्रिया के द्वारा कोशिका झिल्ली के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। आगे अगर हम लोग विसरण के बाद बात करें तो हमारे पास दूसरी चीज़ है परासरण। विसरण के बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण। परासरण क्या है, हम लोग पढ़ने वाले हैं परासरण। मैंने बताया था विसरण में कि पदार्थ की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। परासरण में ठीक उल्टा लिख देना है आपको कि पदार्थ की जो गति होगी, पदार्थ की गति निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगी। पदार्थ की गति जो होगी वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगी। सांद्रता आपको दूसरे चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है कि विलयन की सांद्रता कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। परासरण में बस केवल एक लाइन लिखोगे कि भाई पदार्थ की गति निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। ठीक विसरण का उल्टा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परासरण प्रक्रिया से कौन से वे पदार्थ हैं जो कोशिका झिल्ली के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, परासरण प्रक्रिया से मतलब कौन से वो पदार्थ हैं जो कोशिका भित्ति के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि द्रव जो होता है वो परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करता है। द्रव अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि जल मुख्यतः परासरण प्रक्रिया के द्वारा ही कोशिका भित्ति के अंदर प्रवेश करता है। जल किस प्रक्रिया से प्रवेश करता है, तो परासरण। द्रव किस प्रक्रिया से प्रवेश करेंगे, तो द्रव करेंगे परासरण प्रक्रिया से। यदि आपके पास पूछा जाएगा गैसें, तो गैसें करेंगी विसरण प्रक्रिया से। ये दो चीज़ें आपको इसमें कॉमन सी बातें ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आ जाता है मुख्य बात। इसी चीज़ में आपको समझने वाली बातें हैं। जैसे मैं कुछ विलयन देखो, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। अच्छा, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार पढ़ रहे हैं हम, तो हम पढ़ेंगे अति परासरण दाबी, अति परासरण दाबी विलयन, अति परासरण दाबी विलयन। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे समपरासरण दाबी विलयन और अल्पपरासरण दाबी विलयन। उन दोनों के बारे में भी चर्चा करेंगे, पहले इसे समझ लेते हैं। अति परासरण दाबी विलयन क्या होता है? अति परासरण दाबी विलयन हम लोग किसे कहेंगे? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, हाँ, अति परासरण दाबी विलयन, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर की सांद्रता, इस कोशिका के अंदर की सांद्रता और अगर ये जो कोशिका के अंदर की सांद्रता है वो बाहर की सांद्रता से अधिक होगी। जब कोशिका के अंदर की सांद्रता बाहर की सांद्रता से अधिक होगी
तो कोशिका के अंदर से जल निकलकर कोशिका सिकुड़ने लगी। ये जो कोशिका है, मान लो कि इसके अंदर तो द्रव्य है ना, जल है, इसके अंदर जो है वो द्रव्य अधिक मात्रा में है, द्रव्य अधिक मात्रा में है, और जो इसके बाहर जल है वो बाहर जल कम मात्रा में है, कम मात्रा में है, कम सांद्रता में है। मान लीजिए, या यहाँ पर एक और क्लियर करने के लिए एक उदाहरण ले लेता हूँ मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया और इस बीकर में मैंने यहाँ तक जल ले लिया। यहाँ तक मैंने जब इस बीकर में जल भर लिया और इसमें मैंने डाल दिया कोशिका को, एक सेल को इसमें डाल दिया। अब ये जो कोशिका है, ये जो सेल है, इस कोशिका के अंदर अगर विलयन की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में होगी, विलयन की सांद्रता अगर अंदर ज़्यादा होगी और बाहर कम होगी, तो क्या होगा कि कोशिका के अंदर से जो द्रव्य है वो कोशिका के अंदर का द्रव्य बाहर निकलने लगेगा, क्योंकि इसके अंदर द्रव्य अधिक मात्रा में है तो ये द्रव्य बाहर निकलने लगेगा। जब ये द्रव्य बाहर निकलेगा तो कोशिका के अंदर जब द्रव्य बाहर निकल जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी ना, ऐसी हो जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो अति प्रासरण दाबी विलयन में कोशिका क्या हो गई जाएगी, सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाती है। लिखना क्या है, तो लिखना बस एक चीज है कि कोशिका के अंदर की सांद्रता, कोशिका के अंदर की सांद्रता कोशिका की बाहर की सांद्रता से अधिक होती है, कोशिका के बाहर की सांद्रता से अधिक होती है, तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है, तो कोशिका के अंदर से जल निकल जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है, और कोशिका सिकुड़ जाती है अति प्रासरणदाबी विलयन में। बात करूं मैं अगर समप्रासरणदाबी विलयन या समप्रासरी विलयन, समप्रासरणदाबी विलयन, सम यानी समान। वहाँ हमने पढ़ा कि भाई कोशिका के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता अधिक मात्रा में होगी तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, क्योंकि अंदर विलयन ज़्यादा है, बाहर निकल जाएगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाए। अब समप्रासरणदाबी, सम का मतलब होता है समान। भाई जो कोशिका है उसके अंदर भी और बाहर भी विलयन की सांद्रता अगर बराबर हो, इक्वल हो, अंदर और बाहर विलयन की सांद्रता दोनों जगह बराबर हो तो कोशिका के आकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि समप्रासरणदाबी विलयन में कोशिका के आकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समप्रासरणदाबी विलयन में कोशिका के आकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी चीज मेरे पास आ जाती है अल्प प्रासरणदाबी, अल्प प्रासरणदाबी विलयन। अल्प प्रासरणदाबी विलयन क्या है, इसे थोड़ा सा समझना कि भाई अगर मैंने बोल दिया कि जब कोशिका के अंदर सांद्रता कम होगी और बाहर सांद्रता अधिक होगी, कोशिका के अंदर सांद्रता कम होगी और बाहर सांद्रता अधिक होगी, तो वो बाहर का जो विलयन है वो विलयन कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिका फूल जाएगी, आकार बड़ा हो जाएगा, कोशिका यहाँ पर फूल जाएगी। अल्प प्रासरणदाबी विलयन में, अल्प प्रासरणदाबी विलयन में क्या होता है, तो कोशिका के अंदर सांद्रता कम होती है जबकि बाहर सांद्रता अधिक होती है। कोशिका के जो बाहर विलयन है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है जिससे कोशिका फूल जाती है, आकार बड़ा होता है। इसमें आकार पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा अति प्रासरणदाबी, उसमें कोशिका सिकुड़ जाती है। ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है। या जैसे इसी के उदाहरण हमारे पास किशमिश, अंडा वगैरह पानी में डालने पर फूल जाता है, या क्या सिस्टम है, उसे सब चीज़ों को समझेंगे। आगे हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, आगे चलने से पहले हमारे पास एक चीज़ आ जाती है कोशिका भित्ति। आपसे पूछा जाए कि कोशिका भित्ति क्या है, सेल वॉल भी कहते हैं इसे, कोशिका भित्ति। हाँ, तो कोशिका भित्ति हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है कोशिका भित्ति।
आपसे इस कोशिका भित्ति से एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं। सामान्य परीक्षाओं में जो जिन लोगों का वन दरोगा का पेपर नहीं भी है उनके लिए भी ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार टेट वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं सामान्य विज्ञान जिनमें पूछा जाता है, तो उन पेपरों में रेलवे वगैरह में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ भाई जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। अच्छा, कोशिका भित्ति में अगर मैं क्रमवार तरीके से समझूं तो क्रमवार तरीके से समझने पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो होती है कोशिका भित्ति, ये पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है पादप कोशिका की, जंतु कोशिका की नहीं। जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एक बात ध्यान रखना कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होगी। पादप कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली है। गुरुजी मतलब ये हमारे पास कोशिका है और इसके ये जो प्लाज्मा भित्ति है, इस प्लाज्मा भित्ति के बाहर एक और भित्ति रहती है, ऐसे एक और वॉल रहती है इस प्रकार से, और इसे हम लोग बोल देते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल, इसे हम लोग कह लेते हैं। इसका काम क्या है, क्या काम आएगी ये जो बाहर का आवरण है? तो आपको पता है कि जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो इसी आवरण से अटैच होती हैं। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो अप्रत्यक्ष तौर पर इसका जो सीधा कार्य है वो ये है कि ये दो कोशिकाओं के मध्य जो भित्ति होती है उसे अलग करती है। दो कोशिकाओं के बीच की मध्य भित्ति होती है और दो कोशिकाओं को आपस में अलग करती है। पादप कोशिकाओं में ये होती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है, और ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि ये कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरी बात, ये सख्त होती है, हार्ड होती है, सख्त होती है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि मोटी होती है और मृत संरचना की होती है। आकार में मोटी होगी और मृत संरचना की होती है। बस इतनी चीज़ें अभी आपको आज इसमें ध्यान रखनी है। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो चुका है, और अब हम लोग कल के क्लास में आगे बात करेंगे केंद्रक के बारे में, यानी न्यूक्लियस के बारे में। तो आप जितने भी बच्चे हैं सारे हेडिंग डाल दो केंद्रक, और केंद्रक हम पढ़ेंगे कल से। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे साथ बच्चे धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। कल हमारे साथ उत्तरकाशी से भी कुछ बच्चे जुड़े और अच्छा लगा कि हम धीरे धीरे दूर दूर के जगह पर पहुंच पा रहे हैं और बच्चों को कम से कम चीज़ों में, कम से कम रेट में यहाँ पर हम कोर्स उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े कोर्स के साथ, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और वीडियो को लाइक कीजिए, और ये वीडियो तो पब्लिक रहेगी तो इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का।